देखिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गिब्स एनर्जी, और उससे पहले नंबर क्वेश्चन, वो हमारी पूरी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी जो कि कंप्लीट हो गई। यहाँ से थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक शुरू होगा, और वो ये वही टॉपिक है जो कि सब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ कर आए, और सब सिमिलर ही है, और थोड़ा सा ही बस आपको कोरिलेट करते हुए उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आता जाएगा। तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, सब थ्योरेटिकल है। तो नाउ द हेडिंग इज कंडक्टर्स एंड कंडक्टेंस। ठीक है, क्या है देखो इसमें, द सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे तो वो कंडक्टर होता है। कोई भी चीज, जैसे कि अभी हम अपनी बॉडी की भी बात करें तो हमारे अंदर से भी करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता है? ह्यूमन से करंट पास हो सकता है या नहीं? हो सकता है, तभी तो लगता है ना। अगर नहीं हो सकता तो फिर लगता भी नहीं। तो हम भी क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। तो फिलहाल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला आता है मेटेलिक कंडक्टर्स। पढ़ते हैं इसे। मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई जितने भी मेटल्स हैं और सारे के सारे मेटल्स ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे कंडक्टर्स जो कि मेटल्स के बने हुए उनको हम मेटेलिक कंडक्टर कह देते हैं। सिंपल सी बात है। और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने पढ़ाया था मेटेलिक कंडक्टर का कैसा डायग्राम होता है कि बीच में हमारे एटम्स होते हैं और इधर आधा सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे करें, ड्यूरिंग मेटेलिक कंडक्शन नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। जब हमारा मेटेलिक कंडक्शन होता है तो कोई से भी केमिकल चेंज नहीं होता उस जगह पे। मतलब जो आपका कॉम्पोजिशन है मेटल का वो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि बस खाली इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, वही तो मूव कर रहे हैं। एटम्स तो सब हमारे, या फिर आयंस, जैसे हम कह सकते हैं कैटायंस, जितने भी हैं वो तो हमारी अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। तो इनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज भाई नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इनमें होगा देखो केमिकल चेंज। पढ़ते हैं जरा। आयनिक कंपाउंड सच एज KCl, NaOH, NH4OH आर एंड एक्सेट्रा एंड बहुत सारे जितने भी हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे कि भाई हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होते हैं फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। क्योंकि देखो भाई KCl की बात करूंगा तो ब्रेक होकर K+Cl माइनस देगा, NaOH Na+OH माइनस देगा, NH4OH NH4+OH माइनस देगा। और पोलर वाले भी यही तो होते हैं, क्योंकि जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। HCl जो है H+Cl माइनस देगा, H2SO4 2H+ देगा, SO4 2 माइनस देगा। तो सभी के सब क्या है? डिसोसिएट होके हमें आयंस देते हैं, तो जिनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। आगे क्या करें? ऑल electrolytes undergoes a chemical change during the passage of electric current through them। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उनमें केमिकल चेंज होता है ही है, क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। भाई पहले हमारा NaCl था, एक सॉल्ट था, अब वो तो कुछ अलग ही बन गया ना, टूट के Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, और बल्कि डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा? सोडियम आपका जो सॉलिड की फॉर्म में वो तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और क्लोरीन गैस आपके ऊपर उड़ जाएगी जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो बिल्कुल ही कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, मीन्स केमिकल चेंज हुआ नहीं हुआ इसमें। आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट में हमारे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि NaCl है या फिर NaOH है, तो भाई ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि इसमें हमारे जो आयंस है वो जो हमारे आयंस है वो मूवेबल आयंस नहीं होंगे, होंगे तो आयंस उसके अंदर, लेकिन वो चल फिर नहीं सकेंगे। लेकिन जब जैसे हम उसको किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे या फिर उसको मोल्टन स्टेट में कर देंगे, मीन्स पिघला देंगे, तो फिर वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है, तो अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the electrolyte which dissociate almost completely into ions are called strong electrolyte। मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए इनटू इट्स आयंस, जैसे कि NaOH है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। कब माना जाएगा? जब वो आपका 100% Na+ और OH- देगा, मीन्स NaOH नहीं बचेगा, पूरी तरीके से वो टूट के सारे Na+ अलग हो जाएंगे, सारे OH- अलग हो जाएंगे, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कह सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह सकते हैं 100% है, या फिर हाँ वो लिखा हुआ है, अच्छा नीचे लिखा है, ये बात देख लो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, परसेंटेज में बोलोगे तो 100% बोलोगे, या फिर जनरली वैल्यू बोलेंगे तो 1 होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के? तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिखे हुए हैं, HCl हो गया, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी ये क्या होंगे? नाम से समझ में आ रहा है, जो कि भाई हमारा 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट मच इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। अब कहते हैं ड्यू टू द पार्शियल डिसोसिएशन, तो उनमें जो डिसोसिएशन है वो पार्शियल है, मतलब कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ टूट के आपको अलग अलग आयंस दे रहा है और कुछ नहीं टूट रहा है। जैसे कि एसिटिक एसिड की हम बात करते हैं तो CH3COOH, तो CH3COOH जो है एसिटिक एसिड, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो इसलिए हम देखो यहाँ पे वन साइडेड एरो नहीं, हाँ एसोसिएट, अरे समझे नहीं, वो तो डाइमर जब बनाएगा तब एसोसिएशन होगा ना इसका, सॉल्यूशन में आप चले गए। मैं अगर इसको तोड़ने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये टूट के ये नहीं बनेगा CH3COO- एंड H+, सही हो आप बस दो अलग अलग बातों को मिला रहे हो। एसोसिएट तब होता है जब इसमें एक डायमर बने, अभी तो मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ ना फिलहाल। तो ये हमारा H+ और CH3COO- मिला होगा, तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटा, मतलब CH3COOH भी कुछ बचा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि सारा CH3COOH टूट गया हमारा और ये बना, ऐसा नहीं। और हो क्या रहा होगा कि साथ में देखो ये बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, जो टूटे भी होंगे ना तो वो आपस में हमारे दोबारा से H+ के साथ मिलके एसिटेट आयन वो दोबारा से एसिटिक एसिड बना रहे होंगे, तो ये कहानी हमारे चल रही होगी। फिलहाल आगे आ जाते हैं, तो इनमें जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो लेस देन 1 होगा या फिर लेस देन 100% होगा। आगे कहते हैं एग्जाम्पल है इसके, देखो एसिटिक एसिड, इसको हम विनेगर सिरका भी कहते हैं, और क्या है बेंजोइक एसिड C6H5
COOH बेंजोइक एसिड, जो कि एज अ फ्रूट प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं, फ्रूट वगैरह के अंदर ये डाल के रखा जाता है ताकि आपका फ्रूट जो है वो गले सड़े नहीं, ठीक है। और क्या है भाई, C6H5NH2 है ना, बेंजीनमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, H3BO3। H3BO3 क्या है, ये आई वॉश के लिए यूज करा जाता है, ये जो लिक्विड है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। तो ये सारे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए किस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, कि भाई हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर पहली बात आती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले ये देख लेते हैं कितना टाइम बचा है इस लेक्चर में। अच्छा है अभी टाइम, चलिए। तो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स एंड कंडक्टेंस टॉपिक चल रहा है, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट है कैसा। तो उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि भाई उसका कंडक्शन जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, सिंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कि भाई जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो लगभग पूरी तरीके से ही आयनाइज हो जाता है, मीन्स डिसोसिएट हो जाता है, एक ही बात है वो। तो कहने दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शियली आयनाइज। भाई सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा, भाई जितने ज्यादा करंट कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा ना। तो भाई हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा हमें आयंस दे रहा है, तो उसका कंडक्शन ज्यादा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयंस दे रहा है क्योंकि उसमें पार्शियल आयनाइजेशन या फिर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसमें हमारी जो कंडक्टिविटी होगी करंट की वो कम होगी। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है हमारा कंडक्शन, साइज ऑफ द आयंस। अब मान लीजिए कि भाई क्वेश्चन आ जाए कि दो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और आपसे पूछने लगे कि अब बताओ कि भाई कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने देगा। तो फिर आप देखोगे कि ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। सिंपल सी बात, आप ऐसा एज्यूम करो कि एक गली है हमारी, एक पतली सी गली है, एक लेन है, जिसमें से भाई अगर पतले पतले बच्चे हैं तो वो कम नहीं ज्यादा भी होंगे तो भी भाग सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हमारे जितने बच्चे थे उतने ही अगर आप एक बड़े बड़े मोटे ताजे लोगों को आप लेकर आ जाओ, अब आप उनको भगवाओ वहां से, तो सिंपल सी बात है वो सही से नहीं भाग पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर आ गया, मोबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। भले ही गिनती सेम है, आयंस की गिनती सेम है दोनों केस में। एक सेकंड, हम नेक्स्ट लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, वेट। तो साइज ऑफ द आयन की बात चल रही है अभी हमारी दूसरी।
देखिए बेसम जी, तो यहाँ पे फिलहाल हमने बात क्लियर कर दी कि भाई जितना बड़ा आपका साइज होगा आयन का तो उसका कंडक्शन उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन लूं, NaOH एंड MgOH होल ट्वाइस, तो इनमें बताइए ये दो हमारे क्या हैं? ये फिर ऐसे करते हैं, NaCl और KCl की बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाई NaCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बताइए इनमें से ये NaCl हमारा ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या फिर KCl? किसका कंडक्शन ज्यादा होगा? बहुत तेजी के साथ। KCl का कंडक्शन ज्यादा होगा कम? KCl का कंडक्शन ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं कि भाई, अच्छा बाकी बच्चे तो बोलिए, बस एक ही बच्चे बोलते रहेंगे, सब बताओ जरा, देखते हैं फिर किसका क्या जाता है। लबीबा, दीपांगी, दलवीर, ये बताइए कि भाई कौन सा जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? गुड कंडक्टर कौन होगा, KCl या फिर NaCl? चलिए, और लबीबा आप क्या कहती हैं? NaCl is less conductible and KCl is more। और दलवीर आप अभी आई हो वैसे तो, चलो NaCl। तो भाई 50-50 का मामला है अभी हमारे यहाँ पे। तो देखते हैं, ये तो बात है कि दो ने गलत बताया, दो ने सही बताया। अब चेक कर लेते हैं कि सही वाले कौन से हैं। देखो अभी बिल्कुल अभी की बात है कि ये आपको बताया गया था कि हमारा जो साइज जो होगा, आयन का साइज जितना बड़ा होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। पहले वाले में हमने क्या बताया आपको कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए। अब ये तो बात है कि भाई दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहले वाला तो फैक्टर पे आप पता नहीं लगा पाओगे कि भाई वो ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na+ का आयन जो है वो छोटा होता है और K+ का जो आयन है वो बड़ा होता है। तो अभी तो बताया था कि जिसका साइज बड़ा उसका कंडक्शन कम, जिसका साइज छोटा उसका कंडक्शन ज्यादा। तो इसका मतलब किसका कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा? NaCl का। तो बड़े अफसोस की बात है, आप 6,40,000 रुपए की धनराशि हार चुके हैं, है ना। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि वो हार चुके हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको मिलेगी। हाँ, आपको मिलनी चाहिए। अच्छा जी, तो ऐसा करो फीस में से काट लेना, ठीक है। तो बाकी जितनी बची रह जाए वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना आप। चलो अब नहीं बोलोगे क्यों हो जाओगे। देखो भाई तीसरा देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना दिमाग चलता है, यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुंचता है, आप ऐसे भी कुछ पूछ सकती हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो भाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या मसला है कि कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगी या कम होगी तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो कह रहे हैं द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। तो शुरुआत में क्या होगा कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट की
तो सिंपल सी बात है कि जो आपके नंबर ऑफ आयंस हैं, आयंस की जो गिनती है, मीन्स जो आपके करंट कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं, तो वो बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा कंडक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। अब आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो अब क्या होगा, अब जो गिनती है वो हद से ज्यादा हो जाएगी, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपस में ही कोलिजन करने लगेंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन फिर कम होने लगेगा। हमेशा है ना, जो भी मैं आपको ये साइन पे सारी बातें बता रहा हूँ, तो हमेशा आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि अगर पतली सी गली है, पतला सा बहुत रास्ता है ना, भाई मान लीजिए उस पर गाड़ियां गुजर रही हैं। अब अगर साइकिल वाले या फिर स्कूटी वाले हैं तो वो तो आसानी से गुजर सकते हैं, है ना। अगर आप उनकी गिनती बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से हमारा कंडक्शन बढ़ रहा है। तो ये स्कूटी वाले कौन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे कार लेकर आ जाओ, जैसे चलो कार की बात नहीं करते, वो तो पहला केस हो गया कि जिसमें हमारा साइज बढ़ेगा, नहीं स्कूटी की जगह पे कार आ जाएगा तो जाम लग जाएगा, तो वो तो सेकंड वाला केस हो गया। तीसरे वाले केस में क्या है कि अब आप स्कूटी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अब इतनी बढ़ाते जा रहे हो कि जो पहले बढ़ने की वजह से जो हमारा ट्रैफिक तेज भाग रहा था, अब क्या हो रहा है, अब तो वहीं पे जाम लग गया हमारा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल खराब से दिया मैंने आपको, मुझे मालूम है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो आपकी आयंस की जो गिनती है पहले वो बढ़ी, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, कंडक्शन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से। लेकिन जब आप फर्दर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो अब मोबिलिटी के ऊपर असर आने लगेगा, अब मोबिलिटी हमारी कम होने लगेगी। हाँ जी, तो अब हमारा मोबिलिटी को असर आने लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से फर्दर जब हम बढ़ाएंगे तो जिसकी वजह से मोबिलिटी कम होने लगेगी। और अगर मोबिलिटी आपके आयंस का जो मूवमेंट है अगर वो कम होने लगेगा तो उसकी वजह से हमारी कंडक्शन कम हो जाएगी। तो ये बात लिखी गई इसमें, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें अगर, तो वो क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज लाने से क्या चेंज आएगा, हमारी कंडक्टिविटी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेस। जब आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो भाई आयनिक डिसोसिएशन जो है, आयंस का जो डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा आयंस मिलेंगे। और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। मालूम है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा 11th में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों? उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जब आप बढ़ाते जाओगे तो वो फिर वही बात है कि भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, तो जिसकी वजह से हमारे मोबिलिटी को बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो शुरुआत में तो स्पीड बढ़ती हुई अच्छी लग रही थी, लेकिन अब बाद में हद से ज्यादा स्पीड बढ़ गई, तो जिसकी वजह से फिर मोबिलिटी हमारी सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे 4 फैक्टर थे। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ, फिर आगे आते हैं। दीपांगी एंड जलवी, देखो टेम्परेचर वाला मैंने बताया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे तो आयंस हैं, तो उनका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। नहीं, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, भाई NaCl की मैं बात करता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जितना पहले डिसोसिएट हो रहा था उतना अच्छे से और ज्यादा डिसोसिएट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ NaCl बचा रह रहा था तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से और टूट जाएगा, तो आपको और आयंस मिलेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो मोशन भी बढ़ रहा है हमारे आयंस का, तो जिसकी वजह से भी हमारा कंडक्शन बढ़ेगा।
लेकिन अगर ये चीज आप बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो कहते हैं ना कि हर चीज की अति बुरी होती है ना, एक लिमिट में होना चाहिए। तो जब आप बढ़ाते गए तो फिर क्या होगा कि जो आपके मोबिलिटी है वो कम होने लगेगी। मोबिलिटी क्यों कम होने लगेगी? क्योंकि जब हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन भी तो बढ़ जाएंगे आपस में। तो कोलिजन बढ़ जाएंगे तो हमारी मोबिलिटी कम होने लगेगी, हमारे आयन सही से मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हमारी फिर ओवरऑल कम होने लगेगी। ठीक है, अब आगे आता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर। भी हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब न्यू टॉपिक हमारा शुरू होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा ओम्स लॉ याद है। which we have already studied in physics। केमिस्ट्री वाले भी पढ़ लेते हैं, तो वही। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना है, इसको लिखना मत भूल जाना, नंबर कट देंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। मेरी बात नहीं आ रही है? दलवीर आप ऐसे करो, आपको आगे नहीं आ रही है तो आप ज्वाइन कर लो दोबारा से। हाँ जी, देखें तो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई वो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारी दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के। समझ में आ गई होगी वैसे बात कि अगर हमारा ये दीपांगी मेरी वॉइस नहीं आ रही है? इनके साइड दिक्कत है। दिलवीर आपके साइड थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल, आप देखो तो। चलो फिलहाल हम क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। देखिए इलेक्ट्रोड है, एक एनोड मान लीजिए, एक कैथोड मान लीजिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा
उतना ही ज़्यादा ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें से उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये बात कही जा रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट पास हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल्स टू I और साथ में एक कांस्टेंट और आ जाता है जिसको हम कहते हैं R, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा IR। और इसके मैं यूनिट की बात करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे R क्या है, हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, R इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, यहाँ पर जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है वो कौन लगा रहा है, रुकावट कौन लगा रहा है करंट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोलाइट लगा रहा है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इन द पाथ ऑफ आयन है सिंपल, सिमिलर ही है, लेकिन फिजिक्स वाली डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में बात चल रही है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे हमारा फिजिक्स के अंदर कंडक्टर लगा रहा था ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लगा रहा है इन द पाथ ऑफ आयन। ठीक है, रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट या फिर टू द फ्लो ऑफ करंट या फिर टू द आयन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, तो R की वैल्यू हो जाती है हमारी V अपॉन I, है सारी चीजें वही, ये हमारा वोल्ट हो जाएगा, I करंट विच इज एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर इसको हम ओम भी कहते हैं, ओम इस सिंबल से भी डिनोट होता है। ठीक है, आगे क्या करें, अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस हमें मालूम ही है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, तो G जो होगा वो 1/R के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता था, ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि वो आसानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने की, तो वो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो देखो वो डेफिनेशन होगी, द ईज है ना, द ईज मतलब आसानी विद विच द करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और आगे कहते हैं इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और हम इसको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर G, है ना, G से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो 1/R है, तो मीन्स यूनिट क्या हो जाएगी 1/ओम। इसे उसको हम पर ओम भी कह सकते हैं, या फिर ज्यादातर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे S विच इज सीमन। ठीक है, खाली S भी ले सकते हो, तो सीमन पर ओम या फिर सीमन एक ही बात है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमने कंडक्टेंस देखा था ना, कंडक्शन, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए जरा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वहां पे तो हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की केस की बात हो तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होती थी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता था,
तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। बस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस भाई? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो हमारे सरफेस एरिया है देखो, तो इस पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं 1 और 2 को, तो यहां से निकल कर आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे साइन हटा देता हूँ तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A हो जाएगा। अब ये जो रो आया है इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से हर कोई नहीं जानते थे, रेजिस्टिविटी के नाम से सभी जानते हैं। तो आपको इसके दूसरे नाम से भी जानना जरूरी है भाई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं भाई। तो इट में बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो इट में बी डिफाइंड एज, देखो जरा समझो, यहाँ पे अगर मेरी लेंथ और एरिया दोनों 1 हो जाए तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के तो बराबर आएगी। कब? जब हमारी A की वैल्यू भी 1 हो और L की वैल्यू भी 1 हो। तो देखो जरा, ये डेफिनेशन भी हो जाएगी। हाँ जी, नाउ अब आ रही है ना वो? जी देखिए, तो हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसकी डेफिनेशन कैसे बैठेगी। तो हमने क्या करा, जब लेंथ और एरिया दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना कर दिखा रहे हैं क्या, कि इट में बी डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, resistivity may be defined as equal to the resistance when distance between the electrode is unity and area of cross section is unity। जब दोनों की वैल्यू L और A की वैल्यू 1 1 होगी तो हमारी रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस होती है। यूनिट की बात भी कर लेते हैं, चलो। तो यूनिट कैसे निकालोगे भाई? रो की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी RA अपॉन L, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो क्योंकि छोटे लेवल पे बात होगी ना, इतने दूर दूर कौन सा होंगे इलेक्ट्रोड, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की ले लीजिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से एक गया तो आई यहाँ पे हमारी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर उसको ऐसे भी ले सकते हो ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता था, तो सिमिलरली रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल कंडक्टिविटी, या फिर हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो कह सकते हैं। जैसे भी रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ऐसे ही कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। अब उसकी जरा बात करते हैं, तो उसकी जरा डेफिनेशन देखो, सिंपल सी बात है। वैसे तो जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के, और विच इज डिनोटेड बाय सिंबल K, और इसको हम कप्पा कहते हैं।
जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कप्पा। और ये कटप्पा नहीं है, सब लोग बेचारों को कटप्पा कहते हैं, ये कप्पा है। तो कप्पा जो है इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जरा इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो इसकी यूनिट तो बाद में आएगी, पहले जरा इसको देखो, कप्पा की वैल्यू क्या आ रही है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू अभी पीछे आई थी हमारी RA/L, मीन्स सेंटीमीटर ऊपर आएगा, ओम नीचे आया, सेंटीमीटर स्क्वायर भी नीचे आया। तो सेम बस रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल ही हो जाएगी आपकी यूनिट भी। तो ये आ रही है पर ओम और पर सेंटीमीटर, या फिर इसको हम और क्या कर सकते हैं, पर ओम की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, सीमेन। सीमेन पर सेंटीमीटर, ये हमारी यूनिट हो गई। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलो ये और कर लेते हैं। कंडक्टिविटी चल रही है अभी हमारी। अब कंडक्टिविटी के बाद हमने स्टार्ट करा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो भाई समझिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, लैम्डा EQ से डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहां तक सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ही है। तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड व्हेन 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved in V cm³ of the solution। नहीं आएगी समझ में, मालूम है मुझे क्या कह रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि हमारे कितने आयंस निकले, कितने में से, हमारे जब हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया तो वो 1 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास था। इक्विवेलेंट मास पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उसका जो अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे बता दे दूंगा जब क्वेश्चंस कराएंगे। तो फिलहाल हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के इलेक्ट्रोलाइट जो कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, हमने माना कि V वॉल्यूम है, तो उसमें घुला हुआ है, तो उसने कितने आयंस फर्निश्ड करे, कितने आयंस निकाले, तो उसी को ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन 1 वर्ड, तो आप कहोगे कि भाई वो नंबर होती है, नंबर है ना। क्या है नंबर, नंबर ऑफ आयंस, जो कि कौन फर्निश करेगा, इलेक्ट्रोलाइट फर्निश करेगा। कितने इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें घुला हुआ है, V वॉल्यूम में घुला हुआ है, तो उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फिर कह देंगे। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड, अब कुछ कंडीशन भी है। तो कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। तो कंडीशन ये है कि आपकी जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, मैंने रफ कर दिया डायग्राम, ये जो हमारी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोनों इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके अंदर समा जाए। अंदर समा जाए मतलब कि पूरा वो कवर करे, दैट द होल सॉल्यूशन कैन बी कंटेन्ड बिटवीन देम, कि आपकी इलेक्ट्रोड इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरा सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोड के बीच में ही आ जाए। तो भाई पहले तो ये बताइए कि डेफिनेशन समझ में आई। ओके, अब जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है,
रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। लैम्डा EQ एंड कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा EQ मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो इक्वल होती है हमारे कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, मीन्स हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के बराबर होती है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे क्या है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी होती है। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम यहाँ पे ml में रखेंगे, नहीं यहाँ पे लीटर में रखेंगे, सॉरी। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला जब सही से क्लियर होगा जब हम इसको क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल अभी ये फॉर्मूला आया कि लैम्डा EQ इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, यहाँ पे n हमारी नॉर्मेलिटी। यूनिट और निकाल लेते हैं इसकी। देखो यूनिट कैसे निकलेगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट भाई कप्पा की तो यूनिट अभी पीछे आई थी सीमन और पर सेंटीमीटर, है ना। और अब उसकी बात कर लेते हैं तो 1000 के कोई यूनिट तो होगी नहीं, नीचे आ जाओ। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी भाई? इक्विवेलेंट है तो उसका इक्विवेलेंट मास के लिए आप EQ ही लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब नीचे डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीमन पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और नीचे हमारा इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 3 है और ये -1 है पावर, और इक्विवेलेंट भी ऊपर ले आओ तो पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से यूनिट निकल कर आई सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हमारी यूनिट आई। सिमिलरली सेम ऐसे ही हमारा मोलर कंडक्टिविटी भी होती है, लेकिन वो हम कल करेंगे, लेकिन है सेम वो यही, और उसका फॉर्मूला भी सिमिलर ही है और यूनिट भी सेम आएगी। बस यहाँ पे सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ रहा है, वहाँ पे सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक ही। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमारे पास 2-3 मिनट्स है, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, वेलकम, बाय।